गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो चीज़ें देखी थी उसी का आगे का पोर्शन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग थर्ड पेपर के बारे में थर्ड पेपर के बारे में बात कर रहे थे, जिसका नाम है एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, ये अपना इस पेपर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि टैक्सोनॉमी के बारे में हम लोगों ने कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी के अंदर हम लोगों ने देखा कि जैसे अल्फा टैक्सोनॉमी क्या है, बीटा टैक्सोनॉमी क्या है, ओमेगा टैक्सोनॉमी क्या है, गामा टैक्सोनॉमी क्या है, और ये जितने भी जो उसके स्टेप्स थे टैक्सोनॉमी के, वो किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करने में, उसको क्लासिफाई करने में, उसके नॉमेनक्लेचर में किस तरह से हेल्प करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं उसी कल वाला ही हम लोग थोड़ा सा रिपीट करेंगे, जिससे कि अगर लास्ट के में कुछ भी कन्फ्यूजन हो या फिर चीज़ें थोड़ी सी भी थोड़ी ऐसे डिस्टर्ब लग रही हो कि क्लियरिटी नहीं है, तो वो चीज़ें आज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आज के में हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो कल हम लोगों ने देखा था कि जैसे प्रिंसिपल्स देखे थे। फर्स्ट देखा था हम लोगों ने अल्फा टैक्सोनॉमी के बारे में, फिर देखा था हम लोगों ने बीटा टैक्सोनॉमी के बारे में कि जो अल्फा टैक्सोनॉमी है उसमें हम लोग प्लांट के जो भी न्यूली आइडेंटिफाइड प्लांट है या फिर जो भी अननोन प्लांट हम लोगों ने कलेक्ट किया है, उस प्लांट का हम लोगों ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे, और उन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को जो है हमने अल्फा टैक्सोनॉमी के अंतर्गत रखा था। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने बीटा टैक्सोनॉमी पे बात की, और जो अल्फा टैक्सोनॉमी में हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, टर्म मोनोग्राफ, कि जितने भी जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है या फिर उसका हम लोग जो एक डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, उस डिस्क्रिप्शन को हम लोगों ने टर्म वर्ड बोला था कि उस डिस्क्रिप्शन को हम बोलेंगे मोनोग्राफ। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने देखा था बीटा टैक्सोनॉमी की, जो अल्फा टैक्सोनॉमी अगर वो सिंपलेस्ट टाइप का सिंपलेस्ट स्टेप है, तो जो बीटा टैक्सोनॉमी होती है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर अल्फा थोड़ा सिंपलेस्ट प्रोसेस है, तो जो बीटा टैक्सोनॉमी हो जाएगा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? क्योंकि अल्फा में तो हम लोग सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी कि उसके सिर्फ आउटर अपीयरेंस के बेसिस पे प्लांट को हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, लेकिन जो सेकंड है बीटा टैक्सोनॉमी, उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि जितने भी जो कैरेक्टर्स थे मॉर्फोलॉजिकल, एनालिटिकल, एनाटॉमिकल, उसके बाद में थर्ड था साइटोलॉजिकल, जेनेटिकल, और उसके अलावा देखा था इकोलॉजिकल, यानी कि प्लांट को हमने इन पांचों के बेसिस पे हम लोगों ने डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखा था हम लोगों ने ओमेगा टैक्सोनॉमी की। अल्फा और बीटा दोनों से हमको किसी भी प्लांट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है, जितना भी हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है, उस कंप्लीट डेटा को अगर हमको कंपाइल करके रखना है या फिर जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को अगर हम लोग एक जगह पे कलेक्ट करते हैं, तो उस स्टेप को हम लोग काउंट करते हैं ओमेगा टैक्सोनॉमी के अंडर में। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ देखा था, जो अभी आप लोगों को शायद बुक में नहीं मिलेगा, मे बी आगे वाले चैप्टर्स में देखने को मिले, तो उसमें क्या होता है कि जो भी इवोल्यूशनरी प्रोसेस होती है, जैसे कोई भी प्लांट है, प्लांट में सब चीज़ें धीरे धीरे चेंज करती है। ठीक है, खुद में चेंजेस करती है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ये तो हम लोग इकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, कि जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिर वो एनिमल हो फिर वो प्लांट हो, ठीक है, उन सब में धीरे धीरे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो खुद को इवॉल्व करते रहते हैं, उद्विकास करते रहते हैं, यानी कि वो खुद में ऐसे चेंजेस करते हैं जिससे कि वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना सर्वाइवल कर पाए। अगर वो ये चेंजेस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उनको एनवायरनमेंट से रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो नेचर होती है वो उनको रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, रिजेक्ट कर देना यानी कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे या फिर लुप्त हो जाएंगे अगर वो खुद में इवॉल्व नहीं करेंगे, अगर वो खुद में चेंजेस नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो इस बेसिस पे क्या होता है कि जैसे
प्रिमिटिव और एडवांस वर्ड जो दो टर्मिनोलॉजी का हम लोगों ने यूज़ किया था। प्रिमिटिव देखा था कि जो पुराने जिनमें कैरेक्टर्स हैं, एडवांस जिसमें नए गुण या फिर जो नए कैरेक्टर्स इंक्लूड हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ें। तो गामा टैक्सोनॉमी में हम लोगों ने देखा था कि जो गामा टैक्सोनॉमी होता है उसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस होती है कि किस प्रोसेस में इवोल्यूशन हुआ है और इवोल्यूशन जो है उसका पैटर्न क्या है। मतलब कोई भी चीज़ें होती है तो उनका एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है, ठीक है। विदाउट प्रोसेस कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं होता है, कोई भी काम डन नहीं होता है, ठीक है। तो उसका जो प्रोसेस है और जो पैटर्न है कि किस पैटर्न में इवोल्यूशन हुआ है, किस पैटर्न में उद्विकास हुआ है, वो चीज़ों को हम लोगों ने काउंट किया था गामा टैक्सोनॉमी के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने टैक्सोनॉमी के एम्स देखे थे, ठीक है। अब एम्स में भी क्या था, घूम फिर के चीज़ें कहाँ पे आ रही थी कि जो टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन देखी थी हम लोगों ने कि अगर वाइवा में इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है जैसे कि टैक्सोनॉमी क्या है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सा आंसर करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये तीनों वर्ड जो है कहीं ना कहीं यही टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन होती है। और इसका जो एम्स होता है, अगर इन्हीं को हम लोगों ने थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के अगर नाम को थोड़ा सा कर दिया है तो वही चीज़ें हम लोगों ने एज अ एम्स के बाद एम्स पढ़ा था, ठीक है। एम्स में भी वही था कि कोई भी जो नया प्लांट है या फिर जो अननोन प्लांट है उसका नॉमेनक्लेचर करना है, उसको आइडेंटिफिकेशन करना है, उसका क्लासिफिकेशन करना है और लास्ट में उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है हर्बेरियम शीट के रूप में। और ये जो हर्बेरियम शीट होती है एज अ जैसे प्लांट स्पेसिमेन के फॉर्म में इनको स्टोर करके रखा जा सकता है जिससे कि ये इन फ्यूचर हमको काम आ सके, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने देखे थे प्रिंसिपल्स। तो थोड़ा सा प्रिंसिपल्स को हम लोग जो है थोड़ा वापस से देख लेते हैं कि जो भी प्रिंसिपल्स थे वो कौन कौन से थे, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी। होप अभी तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। टैक्सोनॉमी के प्रिंसिपल्स में हम लोगों ने देखा था कि जो सबसे पहले टैक्सोनॉमिक प्रिंसिपल्स थे वो किसने दिए थे, वो दिए थे कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने थे, ठीक है। उन्होंने ही सबसे पहले टैक्सोनॉमी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में बात की थी। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जो भी अपने प्रिंसिपल्स थे उनको एक बुक के फॉर्म में पब्लिश किया था और वो बुक का नाम था क्रिटिका बॉटनिका, ठीक है। इस बुक में उन्होंने अपने जो भी प्रिंसिपल्स थे टैक्सोनॉमिक प्रिंसिपल्स उनको उस बुक में इन्होंने पब्लिश किया था, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम लोग कि बेसेस प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी थे या फिर बेसेस क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा था। तो बेसे ने क्या किया था, जैसे एक तो कैरोलस लीनियस आ गया था, ठीक है। फर्स्ट तो आ गया था कैरोलस लीनियस, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड था वो था बेसे, बेसेल्स क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमी, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी जो कैरेक्टर्स थे, मतलब जो प्लांट में जो जो भी कैरेक्टर होते हैं, या तो वो कैरेक्टर बहुत पुराने हैं या फिर प्लांट में जो कैरेक्टर नए इवॉल्व हुए हैं या फिर प्लांट में जो नए कैरेक्टर्स का एडिशन हुआ है, उसके बेसिस पे इन्होंने बोला कि जो भी प्रिंसिपल्स है उसको या फिर जो क्लासिफिकेशन मेथड है उस अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला कि जो प्लांट होते हैं, जो सिस्टम होता है या फिर जो प्लांट के जो टैक्सोनॉमिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो या तो प्रिमिटिव टाइप के हो सकते हैं या एडवांस हो सकते हैं। यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं और कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि एडवांस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो दो टाइप में इन्होंने बताया। जो फर्स्ट टाइप है वो है प्रिमिटिव टाइप और जो सेकंड टाइप है वो हो गए एडवांस्ड टाइप। ये चीज़ें आ गई, ठीक है। प्रिमिटिव और एडवांस। प्रिमिटिव का मतलब जिसमें कैरेक्टर्स जो है वो बहुत पुराने हैं, पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं। एडवांस यानी कि नए कैरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। यानी कि इसमें आ जाएंगे न्यू कैरेक्टर्स और इसमें सारे पुराने कैरेक्टर, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि अब ये जो प्रिंसिपल्स थे प्रिमिटिव और एडवांस के बेसिस पे, तो इसमें इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो प्लांट बॉडी को लिया कि जितनी भी जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट के टाइप होते हैं, उस बेसिस पे इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं जैसे हैबिटेट के बेसिस पे, जैसे कुछ ट्री लाइक अपीयरेंस शो करते हैं, ठीक है, और जो कुछ होते हैं वो
हर्ब लाइक अपीयरेंस शो करते हैं, ठीक है, ट्री एंड हर्ब्स। और जो कुछ होते हैं वो श्रब्स होते हैं, ठीक है, ये हो गया ट्रीज। एक ट्रीज और श्रब साथ में आएंगे, ट्रीज एंड श्रब एंड हर्ब्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि वे मेंबर्स जो ट्री या श्रब लाइक अपीयरेंस शो करते हैं वो तो प्रिमिटिव कैरेक्टर है, इसको बोला इन्होंने कि ये जो है ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है। लेकिन धीरे धीरे ट्रीज और जो श्रब्स थे वो कहीं ना कहीं हर्ब्स में कन्वर्ट हुए होंगे, यानी कि उन्होंने कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस किए होंगे। ट्री, श्रब और हर्ब, इन सब में क्या है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ही तो है, बाकी है तो सब पेड़ ही है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन के कारण कुछ को ट्रीज में हम लोगों ने क्लासीफाई किया, कुछ को हम लोगों ने श्रब के फॉर्म में क्लासीफाई किया और कुछ को हम लोगों ने हर्ब के फॉर्म में क्लासीफाई किया, ठीक है। तो जो ट्री एंड श्रब लाइक अपीयरेंस शो करते हैं वो एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, जबकि जो हर्ब लाइक अपीयरेंस शो करता है वो एडवांस कैरेक्टर है, ठीक है, एडवांस कैरेक्टर है। ये हो गया। इसके बाद में इन्होंने बताया कि डाइकोट और मोनोकोट, ये चीज़ें भी हम लोगों ने कल देखी थी, लेकिन थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे डाइकोट हो गया, डाइकोट और कुछ होते हैं मोनोकोट, ठीक है। अब जो डाइकोट होते हैं उनमें क्या होते हैं, 2 कोटिलिडन पाए जाते हैं, और जो मोनोकोट होते हैं उसमें 1 कोटिलिडन देखने को मिलता है। जैसे जितने भी जो लेग्यूम्स होते हैं, जितनी भी जो दालें होती है वो सारे डाइकोट का एग्जाम्पल होती है, और जो मोनोकोट जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, ये सारे मोनोकोट के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। या फिर मेज़ भी मोनोकोट का एग्जाम्पल है, ये हो गया, ठीक है। अब जो डाइकोट या फिर जो डाइकोटिलिडन्स होते हैं उसमें क्या होता है, इनका वेस्कुलर सिस्टम, कि डाइकोट के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो डिस्क फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो भी वेस्कुलर सिस्टम है वो डिस्क फॉर्म में प्रेजेंट है, जबकि मोनोकोट के अंदर क्या होता है, जो भी वेस्कुलर सिस्टम होता है वो स्कैटर्ड होता है, स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर जिन प्लांट्स में या फिर वे डाइकोट जो डिस्क टाइप के वेस्कुलर बंडल को डिस्क टाइप का जो वेस्कुलर बंडल है वो शो करते हैं, या फिर इस तरह का जो अरेंजमेंट वेस्कुलर बंडल का पाया जाता है वो एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, जबकि अगर वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड टाइप में अरेंज हो रखे हैं तो वो एक एडवांस कैरेक्टर है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में इन्होंने फ्लावर्स पे फोकस करके चीज़ों को डिफाइन किया कि कौन से टाइप के फ्लावर जो होते हैं वो एडवांस है और कौन से टाइप के जो फ्लावर हैं वो प्रिमिटिव टाइप का कैरेक्टर शो कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी जो मोनोइशियस प्लांट होते हैं, ठीक है, या फिर जो मोनोइशियस फ्लावर होते हैं उसको इन्होंने बोला कि वो प्रिमिटिव टाइप का कैरेक्टर है, और जो डाइशियस टाइप के फ्लावर होते हैं वो एडवांस टाइप का कैरेक्टर है, ठीक है। ये हो गया। जैसे ये चीज़ें वापस से देख लेते हैं। वेस्कुलर बंडल जो था वो डिस्क था, ये हो गया, और इसमें जो है वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए ना, स्कैटर्ड है, तो ये एडवांस कैरेक्टर हो गया, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में देखा कि जो मोनोइशियस कैरेक्टर होता है, मोनोइशियस फ्लावर, मोनोइशियस फ्लावर, और एक होता है डाइइशियस फ्लावर, ठीक है। तो जो मोनोइशियस फ्लावर होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी प्रिमिटिव टाइप का कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। और जो डाइइशियस होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो एडवांस टाइप का कैरेक्टर शो करते हैं, यानी कि जितने भी जो मोनोइशियस फ्लावर है उनको प्रिमिटिव माना जाता है, और जो डाइइशियस फ्लावर होते हैं उनको एडवांस माना जाता है, ठीक है। मोनोइशियस का मतलब क्या होता है कि जितने भी जो फ्लावर होते हैं, मतलब प्लांट के अंदर जो फ्लावर पाए जाते हैं, यानी कि जो मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं वो एक ही प्लांट पर अलग अलग लोकेशन पे देखने को मिलते हैं, जबकि जो डाइइशियस फ्लावर होते हैं उसमें क्या होते हैं, जो मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं वो कम्प्लीटली अलग अलग प्लांट पर बनते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें तो क्या हो गया, मेल और फीमेल फ्लावर का जो फॉर्मेशन है या फिर जो डेवलपमेंट है वो सेम ही फ्लावर पे हो रहा है, लेकिन डाइइशियस में मेल और फीमेल फ्लावर का डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग प्लांट पे देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट आता है
कि जो फ्लावर के अंदर जो सेपल और पेटल्स पाए जाते हैं, सेपल और पेटल की जो नंबर है, नंबर के बेसिस पे भी इन्होंने वापस से बताया कि किस नंबर कितना होगा तो उनको प्रिमिटिव में काउंट करेंगे, अगर सेपल और पेटल का नंबर कितना होगा तो उसको एडवांस में काउंट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि एक तो जो होते हैं वो होते हैं पॉलीमेरस फ्लावर, एक होते हैं जो जिन्हें हम लोग बोलते हैं ओलिगोमेरस फ्लावर। ठीक है, तो एक हो गए, जैसे एक कैरेक्टर तो ये हो गया, सेकंड कैरेक्टर ये हो गया, थर्ड कैरेक्टर ये हो गया, फोर्थ हो गया पॉलीमेरस फ्लावर। एक हो गया पॉलीमेरस फ्लावर और एक हो गया ओलिगोमेरस फ्लावर। ओलिगोमेरस फ्लावर। ठीक है, अब पॉलीमेरस और ओलिगोमेरस के बारे में कल भी बताया था। और पॉलीमेरस क्या होता है, जैसे अगर सेपल और पेटल का नंबर जैसे एक डिफाइंड नंबर है और वो डिफाइंड नंबर हम लोग सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि जैसे सेपल का नंबर 4 हो गया, पेटल का नंबर 8 हो गया। ठीक है, तो सेपल और पेटल का नंबर नॉर्मल से ज़्यादा होता है, पॉली का मतलब मल्टीपल। ठीक है, ज़्यादा होता है, तब ये जो कैरेक्टर होगा इसको बोल दिया ये प्रिमिटिव हो गया। जबकि ओलिगोमेरस में क्या होता है, ये जो नंबर होता है इनका नॉर्मल से थोड़ा सा कम होता है, इसको इन्होंने माना फिर ये एडवांस्ड कैरेक्टर। ठीक है, उसके बाद में एंथर्स के बारे में बात की गई। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर आता है नंबर ऑफ एंथर। नंबर ऑफ एंथर। ठीक है, इधर भी लिख लेते हैं नंबर ऑफ एंथर। ठीक है, एंथर क्या है, मेल गैमीट है। ठीक है, एंथर का मीनिंग वही है कि प्लांट में मेल गैमीट को ही हम लोग एंथर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर एंथर का नंबर बहुत ज़्यादा है, नंबर जो है बहुत ज़्यादा अबाउंडेंट है, तो इसको हम लोगों ने बोल दिया ये प्रिमिटिव कैरेक्टर। यानी कि जितने भी जो प्रिमिटिव, अगर किसी भी प्लांट में एंथर्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, असंख्य है या फिर अबंडेंट है, तो उसको हम लोग एक प्रिमिटिव कैरेक्टर मानते हैं। लेकिन अगर एंथर्स का नंबर कम है, लेस नंबर में अगर ये प्रेजेंट है, तो हम लोग बोलते हैं कि वह प्लांट जिसमें एंथर्स की नंबर बहुत लेस होती है या फिर एंथर्स का नंबर बहुत कम होता है, वो एक एडवांस कैरेक्टर है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, इतना देख लिया था हम लोगों ने। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जैसे क्लासिफिकेशन, कोई भी जैसे स्पीशीज़ होती है या कोई भी प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं कि कोई भी प्लांट है या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एनिमल है, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ बॉटनिकल नेम होते हैं, जैसे है ना, जैसे अगर एनिमल्स की बात करें, सॉरी प्लांट्स की बात करें, तो जो भी प्लांट्स होते हैं अगर हम उनका बॉटनिकल नेम लिखें तो उसको 2 वर्ड्स में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे पाइसम सटाइवा, 2 चीज़ें हो गई। ठीक है, अरेकिस हाइपोजिया, तो ये क्या हो गया, 2 अलग अलग वर्ड हो गए। ठीक है, तो ये जो 2 वर्ड में लिखने वाला जो प्रोसेस होता है या फिर ये जो नॉमेनक्लेचर का जो ये मेथड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कोई बॉटनिकल नेम लिखा है, जैसे सिर्फ फॉर एग्जाम्पल पाइसम सटाइवा। ठीक है, पाइसम सटाइवा। ठीक है, अब इसमें ये जो नेम होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे और जो ये नेम होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे। जैसे अगर ये जीनस नेम हो गया, ये जो नेम है ये हो गया जीनस नेम, जबकि ये जो सेकंड नेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीशीज नेम। ठीक है, कि जो फर्स्ट नेम है वो तो जीनस नेम हो गया और जो सेकंड नेम है वो स्पीशीज़ नेम हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा इसके नीचे अंडरलाइन भी की जाती है। ठीक है, जो सिंगल अंडरलाइन होती है वो करते हैं कि जो फर्स्ट नेम है जैसे पाइसम और सटाइवम है, तो जो पाइसम है वो जीनस नेम है और जो सटाइवम है वो स्पीशीज़ नेम है। ठीक है, तो इसी से जीनस और स्पीशीज से ही अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसी से कुछ मिलता जुलता है। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस, जीनस बॉटनिकल नेम में जीनस कौन सा है, स्पीशीज कौन सा है, ये चीज़ें आप लोगों ने देख ली। अब हम लोग देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जीनस आखिर बोलते किसे हैं। ठीक है, जीनस का डेफिनेशन क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस। इसके नेक्स्ट में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज भी देखेंगे कि जीनस क्या होते हैं और स्पीशीज क्या होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें। तो जीनस किसे बोलते हैं कि एक ही वे प्लांट
या फिर प्लांट्स का वह ग्रुप जो एक ही टाइप के कैरेक्टर्स को शो करता है या फिर जो एक दूसरे से सिमिलरिटी शो करते हैं, ठीक है, उन सबको हम लोग काउंट करते हैं जीनस में, ठीक है। वे प्लांट्स का वह ग्रुप या फिर प्लांट किंगडम का वह क्लास जो एक ही टाइप के सिमिलर कैरेक्टर्स को शो करते हैं, उनको हम लोग जीनस कहते हैं, ठीक है, या फिर उसको हम लोग वंशज कहते हैं। अगर हिंदी में लिखेंगे तो हम लोग बोलेंगे वंशज। जो एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, जैसे एक ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं, उनको हम लोग वंशज बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो सेम टाइप के जो प्लांट्स होते हैं जो सिमिलर कैरेक्टर्स को शो करते हैं, जैसे इसमें जितने भी जो मेंबर्स आएंगे वो सब सिमिलर कैरेक्टर्स को शेयर करेंगे, सिमिलर कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में ये तो हो गया फर्स्ट वर्ड, जो बॉटनिकल नेम लिखते हैं उसका जो फर्स्ट जो वर्ड होता है वो जीनस होता है, और जीनस क्या होता है ये चीज़ देख ली हम लोगों ने। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़, कि स्पीशीज़ क्या होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़, की स्पीशीज़ क्या होती है, ठीक है। और स्पीशीज़ को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जाति। जाति की संकल्पना की जाति क्या होती है। जो सेकंड वर्ड था, नॉमेनक्लेचर का जो सेकंड वर्ड था, उसमें हम लोग जो सेकंड वर्ड लिखते हैं वो स्पीशीज़ को इंडिकेट करता है कि वो स्पीशीज़ का जो भी नाम है, जैसे ये क्या अरेकिस हाइपोजिया, तो अरेकिस हाइपोजिया बेसिकली मूंगफली का बॉटनिकल नेम होता है, तो ठीक है, तो अरेकिस तो हो गया उसका जीनस, लेकिन जो हाइपोजिया है वो स्पीशीज़ होती है, ठीक है। अब हम लोग मूंगफली की चाहे 50 मेंबर्स के बारे में ही क्यों ना बात कर लें, 50 अलग अलग स्पीशीज़ के बारे में ही क्यों ना बात कर लें, उनका जो फर्स्ट वर्ड आएगा वो तो अरेकिस ही आएगा, लेकिन अगर स्पीशीज़ अलग है तो हाइपोजिया की जगह कुछ दूसरी स्पीशीज़ का वहाँ पे नाम जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हाइपोजिया बहुत कॉमन है, इसीलिए हम लोग इसको एज ए एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है, ठीक है। तो अब स्पीशीज़ क्या होता है कि वे प्लांट्स जो मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली एक दूसरे से सिमिलरिटी शो करते हैं, ठीक है। यानी कि मॉर्फोलॉजिकल यानी कि बाहरी रूप से भी उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, यानी कि जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसमें भी वो एक जैसे लग रहे हैं, और उनका जो जेनेटिक बेसिस है, यानी कि जितना भी जो जेनेटिक कोड है या फिर जितनी भी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो लोग शेयर कर रहे हैं वो सारी भी सिमिलर है। तो वे एक ही या फिर वे प्लांट्स जो मॉर्फोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकली भी और एनाटॉमिकली भी एक दूसरे से सिमिलरिटी शो करते हैं, और जो एक दूसरे के साथ इजीली फर्टिलाइज हो सके, उन प्लांट्स के ग्रुप को हम लोग स्पीशीज़ में काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा कि ये मॉर्फोलॉजिकली प्लस एनाटॉमिकली सिमिलर, ठीक है, यानी कि बाहरी और आंतरिक रूप से ये एक दूसरे से सेम होते हैं, ठीक है। इसके बाद में कि ये इजीली फर्टिलाइज हो सकते हैं, एक दूसरे के इसको इजीली फर्टिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के साथ ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। यानी कि वे प्लांट की वे स्पीशीज जो एक दूसरे के साथ मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली सिमिलरिटी शो करती है, प्लस जो एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज हो सके, उन सभी मेंबर्स को हम लोग स्पीशीज़ के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आती है कुछ इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज। इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज आती है, ठीक है। कुछ 3 से 4 टर्म और पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद में ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज, ठीक है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी होती है उसमें हम लोग काउंट करते हैं बायोटाइप। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है बायोटाइप, जिसको हम लोग बोलेंगे जीव प्रारूप, ठीक है, ये हो जाएगा
जीनस का देख लिया, स्पीशीज़ का देख लिया। अब स्पीशीज़ में ही कुछ अलग अलग टाइप की आती है, जिसमें से जो फर्स्ट होता है वो होता है बायोटाइप। मतलब स्पीशीज़ को भी कुछ अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, कुछ इंट्रास्पेसिफिक कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, जो कुछ 2 से 3 होती है, जिसमें से जो फर्स्ट है वो होता है बायोटाइप। अब आता है कि बायोटाइप क्या होता है, ठीक है। तो वे प्लांट या फिर एक ही स्पीशीज़ के प्लांट जो एक जैसे एनवायरनमेंट में रहने के बाद भी कुछ कैरेक्टर्स में डिसिमिलरिटी शो करते हैं, यानी कि जैसे एनवायरनमेंट सेम है, जैसे प्लांट की कुछ जैसे प्लांट है ना, जैसे कोई स्पीशीज़ ए स्पीशीज़ है ना, तो ए स्पीशीज़ के जो प्लांट है वो सेम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, सेम एनवायरनमेंट के अंदर ही ये लोग रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेम एनवायरनमेंट में रहने के बाद भी इसमें कुछ मॉर्फोलॉजी में चेंजेस होते हैं। जैसे ए के ही कुछ मेंबर्स तो अलग अपीयरेंस शो करेंगे और एक के ही कुछ मेंबर जो होंगे वो अलग अपीयरेंस शो करेंगे, ठीक है। यानी कि मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। सेम एनवायरनमेंट में रहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जेनेटिकली तो ये लोग सेम होते हैं, ठीक है। जो जेनेटिकली होते हैं मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। जैसे मॉर्फोलॉजिकली डिफर बट इनका जो जेनेटिक बेसिस होता है वो सेम होता है, यानी कि दे कैन फर्टिलाइज विथ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को फर्टिलाइज करने की कैपेबिलिटी तो फिर भी रखते हैं। जेनेटिक लेवल इनका सेम है, जेनेटिकली इनमें किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली ये एक दूसरे से सिमिलरिटी शो नहीं करते। तो वे स्पीशीज़ जो सेम एनवायरनमेंट में रहने के बाद भी अलग अलग टाइप की मॉर्फोलॉजी शो करते हैं या फिर अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स को शो करते हैं, लेकिन उनका जो जेनेटिक बेसिस होता है वो सिमिलर होता है, या फिर इन शॉर्ट बोले तो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट बट जेनेटिक बेसिस उनका सेम होता है, तो उन सभी स्पीशीज़ को हम लोग काउंट करते हैं बायोटाइप में, ठीक है। वे स्पीशीज़ जो जेनेटिकली सेम बट मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होने के बाद भी एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ रखती है, उन स्पीशीज़ को हम लोग बायोटाइप कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इकोटाइप। जो नेक्स्ट टर्म होगा उसे हम लोग बोलेंगे इकोटाइप। सेकंड आ जाएगा इकोटाइप, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग परिप्ररूप। ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सेम स्पीशीज़ के प्लांट, जैसे एक ही स्पीशीज़ के प्लांट है, जैसे प्लांट की कोई स्पीशीज़ ए स्पीशीज़ है, ठीक है, जैसे ये कोई स्पीशीज़ ए स्पीशीज़ है ना, तो सेम ही स्पीशीज़ के प्लांट जब लंबे टाइम तक अलग अलग टाइप की एनवायरमेंटल कंडीशंस को फेस करते हैं या फिर लंबे टाइम तक जो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहते हैं, तो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहने के कारण उनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं और उनमें कुछ एनाटॉमिकल चेंजेस भी आते हैं, यानी कि उनका जेनेटिक लेवल पर भी कुछ चेंजेस आते हैं जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। यानी कि परमानेंट चेंजेस, जो भी चेंजेस हुए वो परमानेंट हुए, यानी कि अब उनमें किसी भी तरह का रिवर्ट बैक नहीं होगा, वो वापस से चेंज नहीं कर सकते। तो इस टाइप के जो कैरेक्टर शो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इकोटाइप, ठीक है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल देखें समझने के लिए, तो जैसे कोई स्पीशीज़ ए है, स्पीशीज़ ए के जैसे 20 मेंबर्स देख लिए हम लोगों ने, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ कि जो कुछ 4 से 5 मेंबर से थे, जैसे 5 इसके अगर मेंबर हैं तो वो 5 मेंबर ने क्या किया, ये इनका नेटिव लैंड है या फिर ये इनका नेटिव लैंड है, यानी कि इनको जो एनवायरनमेंट चाहिए ग्रोथ के लिए वो इनको यही मिलेगा अपने नेटिव लैंड के अंदर ही। लेकिन इनमें से जैसे कुछ फ्यू मेंबर्स, जैसे इसके जो फ्यू मेंबर्स हैं वो क्या कर गए, माइग्रेट कर गए, यानी कि कहीं दूसरी जगह पे या तो कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से या तो वो किसी दूसरे जगह पे चले गए या फिर वो सिर्फ जैसे होता है ना शिकार की तलाश में इधर उधर चले जाना, ठीक है। तो वो या तो कुछ भी रीज़न हो सकता है इसके पीछे, तो वो क्या करते हैं कि कुछ मेंबर जो होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं
माइग्रेट कर जाते हैं, अपने नेटिव लैंड से कहीं अलग चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो माइग्रेटेड मेंबर्स थे, अब ये क्या करेंगे, जो नए एनवायरनमेंट के अंदर ये लोग रहेंगे और उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये खुद को सूटेबल बना लेंगे, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये अपने आप में कुछ चेंजेस कर लेते हैं, और जो भी चेंजेस होंगे वो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे भी होंगे और वो जेनेटिक बेसिस पे भी होंगे, यानी कि जो चेंजेस होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली भी देखने को मिलेंगे और जेनेटिक बेसिस पे भी देखने को मिलेंगे। यानी कि अब ये जो प्लांट ने जो स्पीशीज़ ने माइग्रेट किया है वो वापस से अपने नेटिव स्पीशीज़ के साथ सिमिलैरिटी शो नहीं कर सकती और उनके साथ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती। ये कम्प्लीटली अब एक दूसरे से डिफरेंट स्पीशीज़ हो गए, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं इकोटाइप।